हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR इन्फो। और 2 जून 2023 कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार से चेन्नई जा रही थी। ट्रेन अपने समय अनुसार टाइमली उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट पहुंच गई। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, इसलिए ये ट्रेन हाई स्पीड से चलती जा रही थी। तभी ये ट्रेन अपनी पटरी से चेंज होकर लूप लाइन में चली गई। इस लूप लाइन में पहले से ही एक ट्रेन खड़ी थी। नतीजा एक भीषण टक्कर। ये हादसा यहीं पर नहीं थमा। दूसरी ओर से यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी। ये ट्रेन भी इन दोनों ट्रेन से टकरा गई। आखिर कैसे बैक टू बैक 3 ट्रेन आपस में टकरा गई, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। कोरोमंडल एक्सप्रेस एक सुपरफास्ट ट्रेन है जो रोजाना शालीमार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होते हुए तमिलनाडु, चेन्नई तक जाती है। इस सफर में ये ट्रेन 1662 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। करीब 26 घंटों में ये ट्रेन करीब 46 सालों से इस रूटीन को फॉलो कर रही है। वहीं यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसे हावड़ा SMBT बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ये ट्रेन भी उसी रूट में बेंगलोर से उड़ीसा होते हुए वेस्ट बंगाल चली जाती है। ये अपने सफर में 1950 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ऑलमोस्ट 35 घंटों में। इन दोनों ट्रेन की टाइमिंग कुछ इस तरह से है कि ये एक दूसरे को क्रॉस करती है शाम के समय उड़ीसा के आसपास। कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई की ओर निकल जाती है, वहीं SMBT हावड़ा की ओर निकल जाती है। लेकिन 2 जून की शाम को कुछ ऐसा हुआ जिससे ये दोनों ट्रेन अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाई। शाम के करीब 6:30 कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो चुकी थी। ये एक सुपरफास्ट ट्रेन थी, इसलिए इसका हर जगह स्टॉपेज नहीं था। कोरोमंडल एक्सप्रेस को ये इंस्ट्रक्शन मिली कि ट्रेन को फुल स्पीड में बनाए रखना है, इसलिए इस ट्रेन की स्पीड एकदम टॉप पर थी, ऑलमोस्ट 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। कुछ ही पल में ये बाहानागा बाजार स्टेशन पहुंचने वाली थी। लोको पायलट ने देखा सिग्नल ग्रीन है, इसलिए उसने स्पीड को मेंटेन करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। सामने एक लूप लाइन थी जिसमें एक गुड्स ट्रेन खड़ी थी, जिसे हम मालगाड़ी भी कहते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस को सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अचानक से इस ट्रेन की दिशा ही बदलकर लूप लाइन की ओर चली गई, जिसमें खड़ी थी एक दूसरी ट्रेन। 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन लूप लाइन में खड़ी दूसरी ट्रेन से टकरा गई। ट्रेन के आगे का इंजन और बहुत सारे डिब्बे गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ गई। आने वाले महज 10 सेकंड्स में ही सब कुछ खत्म हो गया। किसी को भी ये अंदेशा नहीं था कि आखिर हुआ क्या। भूकंप हुई, बम फटा, आखिर क्या हुआ। ट्रेन के आगे के डिब्बे बुरी तरह से डैमेज हो गया। उनमें बैठे यात्रियों की हालत बहुत ही गंभीर हो गई। किसी का हाथ कट गया तो किसी का पैर। कोई अपने ही शरीर के कटे हुए आंतरिक अंगों को, दिल, फेफड़े आदि को देखते हुए दम तोड़ दिया। लोहे से बनी मजबूत ट्रेन में कोई इस तरह से पिस गया कि उसकी बॉडी भी नहीं मिली। वहीं ट्रेन के पिछले डिब्बे थोड़े सही सलामत थे, पर इस इम्पैक्ट के कारण वहाँ भी यात्री जख्मी हो चुके थे। इससे पहले कि वो थोड़ा संभल पाते, अपोजिट डायरेक्शन से यानी कि चेन्नई की तरफ से आ रही थी दूसरी ट्रेन SMBT। इसके लोको पायलट को ये पता ही नहीं था कि आगे एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां कुछ इस तरह से पलटी थी कि वो दूसरे ट्रैक पर भी चली गई और कुछ ही देर में उसी ट्रैक पर आ गई SMBT एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस में जिंदा बचे पैसेंजर्स ठीक से संभले भी नहीं थे कि फिर से SMBT ट्रेन आकर उस ट्रेन से टकरा गई। बाहानागा के समीप चारों ओर ट्रेन के मलबे बिखरे पड़े थे। हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। कटे हुए अंग, यात्रियों की चीख पुकार चारों तरफ गूंज रही थी। ये मंजर इतना भयानक था कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस घटना के तुरंत बाद स्थानीय निवासी, रेल अधिकारी, पुलिस फोर्स घटना स्थल पर पहुंच गए और रेस्क्यू अभियान शुरू हो गया। करीब 100 डॉक्टर्स, 200 एम्बुलेंस घायलों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में लगे हुए थे। वहीं लोकल बस ने भी काफी कोऑपरेट किया। उन्होंने भी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। इवन सर्च डॉग्स का भी इस्तेमाल किया गया ताकि रात के अंधेरे में अगर कोई पैसेंजर ऐसी जगह पर फंसा हुआ हो जहां दिखाई ना दे रहा हो, तो ऐसे केस में डॉग की मदद से उन तक पहुंचा जा सकता है। इस घटना में बहुत सारे डेड बॉडीज ऐसे थे जिसकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। उनके कपड़ों से और फोन का इस्तेमाल करके पैसेंजर्स की पहचान किया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 3 जून तक चलता रहा। आंकड़े के मुताबिक करीब 300 लोगों की जान जा चुकी है, पर अगेन ये कोई फाइनल आंकड़ा नहीं है।
हम सभी जानते हैं कि ट्रेन में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना टिकट ट्रेवल कर रहे होते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने यह स्टेटमेंट दिया कि अभी तक 1175 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। अचानक से हॉस्पिटल में इतने लोग आ जाने से ब्लड की, दवाइयों की, बेड्स की कमी होने लगी, पर उड़ीसा के युवाओं ने इसका डटकर सामना भी किया। भारी मात्रा में लोग हॉस्पिटल में इकट्ठा होने लगे। एक के बाद एक लाइन लगाकर कई लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया ताकि घायलों को खून मिल सके। उसी रात करीब 3000 यूनिट ब्लड जमा हो गया। इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया। साथ ही साथ इसने अपने साथ बहुत सारे अनसुलझे सवाल भी छोड़ दिया। अभी रेलवे डिविजन्स इस केस की छानबीन कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो आइए अभी तक के हुए इन्वेस्टिगेशन से हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2 जून की शाम को हुआ क्या था। दोस्तों, रेल ट्रैक के साइड में हमें ग्रीन, रेड और येलो ये 3 लाइट्स दिखाई देती है। ग्रीन का मतलब चलते रहो, येलो लाइट यानी कि स्पीड को कम कर दो क्योंकि आगे एक रेड लाइट होगा, वहां पर रुकना है। हावड़ा चेन्नई रूट में 2 मेन लाइन है जिसे अप डाउन भी कहा जाता है, एक ट्रैक आने के लिए और दूसरी जाने के लिए। अब यहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि बहुत सारे ट्रेन को आना जाना होता है और ट्रैक सिर्फ 2 है। ऐसे में अगर कोई मालगाड़ी या लोकल पैसेंजर ट्रेन हो जो बार बार रुकती है, कम स्पीड में ट्रेवल करती है, ऐसे ट्रेन अगर मेन पटरी में रहेगी तो पीछे से आ रही हाई स्पीड सुपरफास्ट ट्रेन को आगे जाने में प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि स्टेशन के आसपास लूप लाइन बना दिया जाए, जिसे हम वेटिंग एरिया भी कह सकते हैं ट्रेन के लिए। अगर सुपरफास्ट ट्रेन के आगे कोई लोकल ट्रेन है तो उसे मेन ट्रैक से लूप लाइन में भेज दिया जाता है। ऐसा करने के लिए ट्रेन ड्राइवर कोई स्टीयरिंग नहीं घुमाता, बल्कि ग्राउंड में जो रेल ट्रैक होता है उसे चेंज कर दिया जाता है। को पायलट सिर्फ ट्रेन के स्पीड को मेंटेन करते हैं। नाउ एक और सवाल आता है कि भाई आखिर पता कैसे चलता है कि कौन सा ट्रेन कहां पर है। देखो, बचपन में मुझे याद है कि मैं रेल की पटरी में कान लगाकर वाइब्रेशन को फील करता था। इससे अंदाजा लग जाता था कि ट्रेन आने वाली है या नहीं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, आप लोग तो बिल्कुल भी मत करना। कहने का मतलब है कि जब ट्रेन चलती है तो पटरियों में वाइब्रेशन होता है, जब ये खड़ी होती है तो पटरियों पर वजन पड़ता है। ये सब कुछ पटरियों में लगे सेंसर सेंस कर लेता है। ये सेंसर पटरियों में हर जगह लगी होती है और ये वायर से कनेक्टेड होती है। ट्रेन से दूर बैठा कंट्रोलर अपने कंप्यूटर में इन सेंसर्स की मदद से ये देख पाते हैं कि कौन सा ट्रेन कहां पर रुकी है या फिर चल रही है। नाउ इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आइए समझते हैं कि 2 जून को आखिर क्या हुआ था। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेन्नई की ओर आ रही थी। बहानागा स्टेशन के पास उसी मेन लाइन में एक मालगाड़ी चल रही थी, इसलिए मेन ट्रैक को चेंज करके लूप में कर दिया गया। यहाँ पर दोनों पटरियों के साइड में लूप लाइंस भी मौजूद था, इसलिए मेन ट्रैक को चेंज करके लूप लाइन से जोड़ दिया गया। इसके बाद मालगाड़ी लूप लाइन में जाकर वेट करने लगा। अब यहाँ पर ट्रेन की पटरी को वापस से मेन लाइन से जोड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पीछे से 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे ट्रेन के लोको पायलट को ये पता ही नहीं था कि जिस ट्रैक से वो जा रहे हैं उसे बदलकर लूप लाइन में कर दिया गया है। ये ट्रेन सीधे लूप लाइन में घुस गई और मालगाड़ी से हो गई टक्कर। इसके बाद की कहानी तो आप सभी जानते ही हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। गलती आखिर किसकी है ये तो फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब बात आती है सेफ्टी की, तब मन में एक सवाल उठता है कि इतने एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी क्या हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो ट्रेन्स को आपस में टकराने से रोक सकती है। वेल, यहाँ पर इंडियन रेलवे ने कवच नाम का एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी कि ATP सिस्टम डेवलप किया है। इसका नाम पहले TCAS रखा गया था, यानी कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इस TCAS को फर्स्ट टाइम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था पिछले साल 4 मार्च 2022 को। नाउ यहाँ पर अगर आप मेरे प्लेन क्रैश का वीडियोस देखते हैं तो TCAS का नाम आपने पहले भी सुना होगा। इवन जब इंडियन रेलवे ने इसे डेवलप भी नहीं किया था, तब भी यह TCAS सिस्टम एग्जिस्ट करता था प्लेन्स में।
जिसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम नहीं बल्कि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहा जाता है। ये ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम प्लेन्स में 1960 के दशक से ही यूज किया जा रहा है। इसका सिंपल सा फंक्शन ये है कि एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर प्लेन के नोज में लगा होता है। जब दो प्लेन्स एक ही एल्टीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं तब दोनों प्लेन्स में लगे टीकेएस सिस्टम आपस में रेडियो सिग्नल की मदद से कम्युनिकेट करके पायलट को ये बता देते हैं कि आगे एक दूसरा प्लेन है। इवन ये टीकेएस खुद ब खुद बता देता है कि किस प्लेन को ऊपर जाना चाहिए और किस प्लेन को नीचे, और इस तरह से दोनों प्लेन्स आपस में टकराने से बच जाते हैं। हालांकि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसे हम कवच के नाम से जानते हैं, इसका वर्किंग सिस्टम प्लेन के टीकेएस सिस्टम से अलग होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इन तीनों ट्रेन्स में किसी में भी कवच सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया गया था, और अगर ये कवच सिस्टम होता भी तो ये कवच इस हादसे को रोक नहीं पाता, क्योंकि सेम ट्रैक में अगर दो ट्रेन्स आता है तब ये कवच सिस्टम ट्रेन्स के स्पीड को कम कर देता है। पर 2 जून को हुए हादसे में एक ट्रैक में 2 ट्रेन्स आई ही नहीं थी, सारे ट्रेन्स अलग अलग पटरी पर थी, इसीलिए ये कवच यहाँ पर काम नहीं कर पाता। तो फिलहाल इस केस स्टडी में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।